Yeah. Assalamu alaikum. I welcome all the students to online class. Today's topic is Jean Piaget's cognitive development theory, and in continuation of our last previous two classes, we are going to discuss today's. This is what you call third class. Okay. So सर आवाज नहीं आ रही सर। yeah. So I welcome all the students once again. So in continuation of Jean Piaget's cognitive development theory, हम discuss कर रहे हैं कि जीन पियाजे क्या कौन है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी क्या है। ठीक है ना। अब तक हम 2 दिन से जिक्र कर रहे हैं, तीसरा दिन है। तो जी सर। इस टॉपिक में हम कॉग्निशन क्या है देखिए। कॉग्निशन का मतलब क्या है, समझना है, अतराफ अकनाफ के माहौल से मुताबिकत पैदा करना है, समझना है, टू एडजस्टमेंट विद आवर एनवायरनमेंट एंड टू नोइंग सम इंफॉर्मेशन, न्यू इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन सम ओल्ड इंफॉर्मेशन। ओके। वहां पर कॉग्निटिव एबिलिटीज की बात की गई थी, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन की बात हो रही थी। तो राइट ब्रेन में जो है वो लोअर कॉग्निटिव एबिलिटीज होते हैं, और लेफ्ट ब्रेन में जो है वो हायर कॉग्निटिव। ये है आपका लेफ्ट ब्रेन, ठीक है ना। ये है आपका लेफ्ट ब्रेन एंड लोअर कॉग्निटिव एबिलिटीज है आपके कहाँ पर, राइट ब्रेन, ठीक है ना। तो राइट ब्रेन में जो होते हैं वो छोटे से यानी आला सतह के जहनी अमाल होते हैं। लेफ्ट ब्रेन में जो होते हैं वो हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज जैसे कि परसेप्शन, थिंकिंग, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और दूसरे इंटेलिजेंस से मुताल्लिक जितने भी बातें रहते हैं वहां पर प्रोसेस होता हमारे जहन में। तो ये प्रूव किया गया, जितने भी बड़े बड़े ओहदेदार होते, बड़े बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम में कामयाब होने वाले जो जहीन तलबा होते, जो स्टूडेंट्स होते, वो लोग कौन सा ब्रेन इस्तेमाल करते हैं, वो तो लेफ्ट ब्रेन इस्तेमाल करते। लेफ्ट ब्रेन इस्तेमाल करने का मतलब क्या है बोलते, उनके पास इतने सारे सलाहियतें होते, सोचने की, थिंकिंग की, क्रिएटिविटी की, इमेजिनेशन की, रीजनिंग की, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल थिंकिंग भी होती है इनके पास। लॉजिकल थिंकिंग भी लिख सकते हो अगर लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है ना। और नोइंग कॉज एंड इफेक्ट, नोइंग कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशंस, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशंस भी लिख सकते हैं। और अगर आप लिखना है तो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस यानी मफरूजा कायम कर सकते हो लोग। ये सारी चीजें इनके पास सलाहियतें हो सकती है, बल्कि हम बता सकते हैं कौन सा ब्रेन है ये, कौन सी ब्रेन में होते सारे फंक्शंस, कौन से ब्रेन के फंक्शंस है ये सारे। लेफ्ट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, राइट लेफ्ट ब्रेन। तो वाइगार्ड्स्की के मुताबिक क्या है, द लैंग्वेज इज द बेस फॉर हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज। बल्कि कौन बोले, वाइगार्ड्स्की के नजरिए में हमको क्या कहा जाता, क्या बताया जाता, ये जितने भी लेफ्ट ब्रेन के फंक्शंस है उसका बेस क्या है बोले तो लैंग्वेज है, ठीक है ना, लैंग्वेज। पर होता क्या हमारे पास जनरली आमतौर पे हम लैंग्वेज को तर्क कर देते हैं, लैंग्वेज की क्लासेस को इजी ले लेते हैं, ये उर्दू है ना, ये तेलुगु है ना, ये हिंदी है ना, बल्कि लाइट ले लेते हैं। ऐसा नहीं है। लैंग्वेज से आप में क्या होता है, इमेजिनेशन डेवलप हो सकता है, एंड दिस इमेजिनेशन लीड्स टू thinking, and this thinking leads to language, and language leads to many other abilities such as reasoning, logical thinking, perception, knowing cause and effects relations, formulation of hypothesis, problem solving capacity। ये सारी चीजें डेवलप होते हैं। जितने भी सिविल सर्विसेज के टॉपर्स है, जितने भी आईआईटी जेईई की कामयाब होने वाले स्टूडेंट्स है, सीटेट में अच्छे नंबर से कामयाब होने वाले स्टूडेंट्स है, जितने भी बड़े बड़े एग्जामों में कामयाब होने वाले स्टूडेंट्स है, वो लोग लेफ्ट ब्रेन यूज करते हैं, उनके पास ये सारी सलाहियतें पाई जाती। और इसकी बुनियाद क्या है बोलते, जुबान है। आप जुबान को लाइट मत लीजिए, जुबान ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सिखाइए और आप भी सीखिए, ताकि आप में ये हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज डेवलप हो। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट। डेवलपमेंट क्या है हम देखें, डेवलपमेंट यानी सिस्टमेटिक चेंजेस है, इंसान में जो तब्दीलियां आती है उसको हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। तब्दीलियां वो जिस्मानी हो सकते हैं, जहनी हो सकते, समाजी हो सकते, दीगर कौन से भी तब्दीलियां हो सकती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या बोलता, इंसान अपने अतराफ अकनाफ से मुताबिकत पैदा करना, अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट होना, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे बच्चा जब पैदा होता, दुनिया में जब आता, जब झूले में रहता, तो वो अपने अतराफ अकनाफ के माहौल से मुताबिकत पैदा करता। आप गौर करके देखिए, बच्चा जैसा पैदा होता, दुनिया में आता, पहला दिन में रोना शुरू करता। इसकी वजह क्या है बोले तो, माहौल जो अंदर था उसके,
पेट में जब रहा अंदर, जब माँ के पेट में रहे वक्त जो टेम्परेचर था 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर था, टेम्परेचर में क्या जाता, आप लोग डिस्टर्ब नहीं करना, एक बार मोबाइल सामने रख लेके बैठ जाना, बार बार हिलाना नहीं मोबाइल को, एक एक मिनट कीमती है, मैं कितनी मेहनत से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग महसूस नहीं कर सकते, समझिए आप बात को, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, ऑडियो म्यूट कर लीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए, घर वालों को बोल दीजिए और डिस्टर्ब मत कीजिए क्लास को। तो जब बच्चा जब पैदा होता तो वो जब रोने की वजह यही होती है कि वो उसके माहौल में तब्दीली आ जाती है। अब गौर करके देखो, कम लोगों को मालूम रहती है बात, माँ के पेट में जो टेम्परेचर होता है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर मेंटेन करना होता माँ को, तो जब भी इसलिए दवाखाने को जाते टेम्परेचर वगैरह चेक करते हैं हामिला औरत का, तो जब बाहर आते हैं तो टेम्परेचर में वेरिएशन आता, वेरिएशन जब आते वो रोना शुरू करता तो इमीडिएटली क्या करते, बच्चे को कपड़े से लपेट देते, लपेट देने के बाद क्या था, खामोश हो जाता, क्यों, उसको फिर वो गर्मी वो उसको फिर मिल जाती है उसको। उसके बाद धीरे धीरे माहौल से मुताबिकत पैदा करता, तो धीरे आँख खोलता, देखता, अतराफ अकराफ के माहौल को समझता, धीरे धीरे कान वगैरह सब फंक्शनिंग में आए थे उसके। तो यही है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बुनियादें उन्होंने बताए, देर आर टू जेनेटिकल रीजंस बोले, एक है ऑर्गेनाइजेशन, एक अडाप्टेशन, एक तंजीम, उर्दू में तंजीम बोल रहा है, अडाप्टेशन के मुताबिकत बोल रहा है, और अडाप्टेशन में फिर तीन मेंटल प्रोसेस है, असिमिलेशन, अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रियम। इसके मुताल्लिक नोट्स मैं आपको कल ग्रुप में फॉरवर्ड किया, मैं समझता हूँ आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिए होंगे अब तक, क्योंकि आप जमील सर के स्टूडेंट्स हैं, मेरा हुक्म मानते हैं आप लोग, मैं कोच हूँ आपका, तो आप कोचिंग ले रहे हैं मेरे से, तो आप कोच की बात मानना ही चाहिए, उस्ताद की बात मानना ही चाहिए। तो शायद आप लोग में रात में तो नोट्स जो है जीन पे आ जाए कि शायद कोई ना कोई स्टूडेंट्स पढ़े होंगे, उर्दू में भेजा था मैं, तलत अजीज के बुक के पेज नंबर 130 से लेके पेज नंबर 147 तक पूरा जीन पियाजे के बारे में और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में उर्दू में तफसील से दिया, जो आपको मैं भी समझा रहा हूँ आम जबान में, वो अच्छी उर्दू में किताब में है, मैं जनरल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ और इंग्लिश में आपके स्क्रीन पे है सामने। तो असिमुलेशन क्या है, अकोमोडेशन क्या है, इक्विलिब्रियम क्या है, उस उर्दू नोट्स में भी है। असिमुलेशन यानी इंतजाम है, रिसीविंग द न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू स्टिमुली बेस्ड ऑन द ओल्ड इन्फॉर्मेशन। अकोमोडेशन बोलते क्या करते हैं, जब नया इन्फॉर्मेशन जब आता हमारे पास तो हम मेमोरी में उसको स्टोर करते हैं, स्टोर करने के लिए भी क्या होना पड़ता है, ओल्ड इन्फॉर्मेशन होना पड़ता, प्रीवियस साबिका मालूमात की बुनियाद पे नई मालूमात को आप क्या करते हैं, जगह बना लेते हैं उसके जहन में, रिहाइश बनाते हैं उसकी। जब दोनों में ओल्ड इन्फॉर्मेशन न्यू इन्फॉर्मेशन कोई टकराव नहीं हो रहा तो तवाजुन पैदा होता, अगर टकराव पैदा हो रहा तो उसमें डिस इक्विलिब्रियम पैदा हो जाता। तो इस तरह से असिमुलेशन के ऊपर एग्जाम्पल्स दिया है स्लाइड में मैं, और जिन भी कह रहे हैं असिमुलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम को मिला के इसकी जो सीरीज है मेंटल प्रोसेस के सीरीज को ही उन्होंने क्या बोला, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोला है। और इसके पीछे ये एक्चुअली जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट इसके ऊपर होना सिर्फ तो स्कीमा पे, स्कीमा यानी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर है, एक जहनी खाके है ये, लेकिन एक आइडिया है ये एक्चुअली। तो जीन पियाजे कौन है मैं आपको बता दें, स्विट्जरलैंड के, उनके नजरिए में 4 स्टेजेस को तफसील से बयान किया गया। 1896 में स्विट्जरलैंड में पैदा होते, उसी वक्त रशिया में वाइगट्स्की का जन्म होता। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, चिल्ड्रन थ्रू आउट द डेवलपमेंट प्रोसीड थ्रू ए सीरीज ऑफ 4 स्टेजेस, यानी पैदाइश से लेकर तकरीबन उनकी यानी शऊर आए तक बच्चे जो है ना, ये 4 मरहलों से गुजरते, बल्कि 4 मरहलों का यहाँ पर जिक्र किया गया है, 4 स्टेजेस जो है, सारी मोटा स्टेज है, जिसको उर्दू में हिस्सी हरकती दौर बोल रहे हैं, पैदा से लेकर 2 साल तक का है। दूसरा जो दौर है प्री ऑपरेशनल स्टेज है, जिसको उर्दू में इब्तिदाई तजुर्बा का दौर बोल रहे हैं, यानी तो इब्तिदाई अमल का दौर बोल रहे हैं, यानी शुरू में बच्चे ऑपरेशन करते रहते हैं, ठीक है ना, ऑपरेशन सारे मेंटल प्रोसेस ये भी स्कीमा के जैसे। और थर्ड स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज है, ये 7 साल से लेकर 11 साल तक है, जिसको उर्दू में ठोस तजुर्बात का दौर बोल रहा है। और चौथा स्टेज है फार्मर ऑपरेशन स्टेज, जिसको उर्दू में रस्मी तजुर्बात का दौर बोल रहे हैं या मुजर्रिद तजुर्बात का भी दौर बोल रहे हैं इसको। कल हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में तकरीबन बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हम देख चुके हैं, और प्री ऑपरेशन स्टेज का भी थोड़ा बहुत हम पढ़ चुके हैं। और कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में थोड़ा सा बोलूंगा, हो सका तो फार्मर ऑपरेशन स्टेज थोड़ा सा मैं बोलूंगा, ठीक है ना। ये किसी ने ट्रायल एंड एरर के बारे में पूछा था कि कौन सी थी क्या है, मैं आपको समझा दिया, आप जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे आज कौन सा था, कंक्रीट थर्ड स्टेज देखेंगे बस, थर्ड कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। तो ये स्टेज क्या है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आपको थोड़ा सा उर्दू में आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा ठोस तजुर्बात का दौर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उर्दू में इसको, ठोस तजुर्बात का दौर, ठीक है ना। सर बच्चे इसमें तजुर्बात की वजह से थे। ये जो दौर होता कितने साल से कितने साल का दौर है ये, 7 साल से
11 साल तक का। 11 साल तक। 10 साल से 11 साल में तो कौन सी क्लास के बच्चे हैं ये बोलो अंदाजा, कौन सी क्लास के बच्चे रहते? प्राइमरी से क्लास तक। 7th क्लास बोल सकते हैं 1 to 5 बोल सकते हैं, शॉर्टकट 1 to 5 क्लासेस। 1 से 5 तक। हाँ सर। 1 से 5 बोल सकते हैं, या नहीं तो और दूसरा दर्जाबंदी में क्या बना क्लास से लेकर 6 क्लास तक के बच्चे होते हैं वहाँ, 6 क्लास स्टूडेंट्स, उनको ध्यान में रखकर क्लास स्टूडेंट्स रहते हाँ ये उनको जाहिर में रखकर आप ये कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है। तो यहाँ पर हो रहा क्या, ये दौर में कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में क्या होता है एक्चुअली, याजे के मुताबिक ये दौर 7 साल से लेकर 11 साल की उम्र तक के बच्चों में पाया जाता है। और यहाँ पर इस उम्र में क्या होता है, तो अपने हिस्सी आजा से रास्त तौर पर, ठीक है ना, अपने हिस्सी आजा से, यानी हिस्सी आजा क्या क्या है, हवा से खमसा में आपको बता दिया, एयर, नोज, टंग, स्किन, जितने भी है ना, आइस, सारी चीजों का क्या करते हैं लोग, हिस्सी आजा से रास्त तौर पर डायरेक्टली वो लोग यूज करते हैं, कोई चीज को पकड़ना, छूना, देखना, ठीक है ना, रास्त करना है समाज में आने वाली चीजों के जरिए अपने और अपने माहौल के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। यानी मिसाल के तौर पे 2nd क्लास का, 3rd क्लास का, 4th क्लास का जो बच्चा होता, कोई चीज अगर आप टीएलएम यूज कर रहे हो तो छूने की भी कोशिश करता है। टीएलएम यूज कर रहे हो तो बच्चा के छीते उसको, उनको छूने की भी ख्वाहिश रहती, देखने की भी ख्वाहिश रहती। क्या करते कभी कभी आप गौर करके देखो, अम्मी को लपट लेते, पापा को लपट लेते, वो टच करना चाहते, एक्चुअली अफेक्शन जो होता है टच में भी दिखाना चाहते हैं, वो हग जो करते हैं ना, इसलिए। तो यहाँ पर और दूसरी क्या बात है, बोलते मालूमात हासिल करते हैं, हकायक को समझने लगते हैं, हकायक को, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द रियलिटीज, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड रियलिटी, ट्राई टू अंडरस्टैंड रियलिटीज, सही क्या है मालूम करना चाहते हो, ये सही क्या है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या डेवलप होती है इनकी, मतलब लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होते रहती। इट इज लिमिटेड टू, याद रख लो इंपॉर्टेंट, इट इज लिमिटेड टू कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स ओनली, इट इज लिमिटेड टू कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट्स ओनली, ठीक है ना। लॉजिकल थिंकिंग आती मगर क्या रहती बोलते, तो रुझान पैदा होगा, लेकिन ये रुझान सिर्फ ठोस और मादी तस्वुरात के लिए ही होगा, वो ध्यान में रख लो, ठीक है ना। इस मरहले में बच्चे हाँ, इस मरहले में बच्चे मुजर्रिद तस्वुरात मतलब अब्स्ट्रैक्ट को समझने नहीं सकते, दे डू नॉट अंडरस्टैंड अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, वो लोग क्या है बोलते हैं, पर मुजर्रिद तस्वुरात को नहीं समझ सकते। मिसाल के तौर पे अब देखो, 2nd क्लास में जमहूरियत का लेसन रहता क्या, 3rd क्लास में ज्योमेट्री रहती क्या, आप बताओ मेरे को। 4th क्लास में अलजेब्रा नहीं रहता, हाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम रहता नहीं रहता, क्योंकि ब्रेन का लेसन रहता क्या 2nd क्लास में नहीं रहता, क्या रहता 1st क्लास 2nd क्लास में छोटे छोटे चीजें रहते, कॉन्सेप्ट्स रहते बच्चों को। असल 1st क्लास 2nd क्लास में ईवीएस रहती नहीं, पहली बात तो नहीं, ईवीएस ईवीएस 3rd क्लास से शुरू, 3rd क्लास में पहला लेसन क्या रहता, फैमिली, क्योंकि वो लोग फैमिली से आ रहे, अम्मी, अब्बा, अब्बू, दादा, दादी, ये ऐसा इस तरह से। और फिर जानवर में भी कौन से जानवर दिखाते हैं उनकी किताब में ज्यादा, घरेलू जानवर और जंगली जानवर, दो जानवर, शेर रहता करते, हाथी रहता करते। फरीन मैडम थोड़ा सा बात मत करो, फरीन मैडम जेल उर्दू, ठीक है ना, थोड़ा सा म्यूट कर लो, शुक्रिया। तो यहाँ पर बच्चों को, छोटे बच्चों को क्या सिखाते हैं, ठोस तजुर्बात की, ठोस तजुर्बात से मुताल्लिक उनके असबाब होते हैं बल्कि यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है ना। और दूसरी चीज यहाँ पर क्या है बोले तो, ये कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है बोले तो, दे ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ प्री ऑपरेशन स्टेज। क्या मतलब इसका, कोई उर्दू बोले मेरे को, प्री ऑपरेशन स्टेज क्या मतलब है इसका, दे ओवरकम लिमिटेशंस ऑफ प्री ऑपरेशन स्टेज बोले तो, दूसरे मरहले में जो मसाइल आए थे उनको, जो रुकावटें थे प्री ऑपरेशन स्टेज के, वो सारे रुकावटें क्या हो जाते हैं, इनके दूर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या बोला था मैं आपको, प्री ऑपरेशन स्टेज में एक मसला था, क्या था, रिवर्सिबल कॉन्सेप्ट नहीं रहता रिवर्सिबल कॉन्सेप्ट का कल आपको बताया था ना मैं, आपको एक भाई है क्या, सेकंड स्टेज में नहीं रहता। हाँ, आपको एक भाई है क्या, तो भाई है बोलते हो, आपके भाई का नाम क्या है बोलते, मेरे भैया का नाम जमील है बोलते, ठीक है, जमील भैया को भी एक छोटा भाई है क्या बोलते, नहीं मालूम बोलते हो,
उस तरफ अपनी नजर से देखता हूँ, इस तरफ से देखता हूँ, उस तरफ से नहीं देखता, ठीक है। और दूसरी चीज क्या बताता मैं, कंजर्वेशन का जो तस्वुर रहता है नहीं रहता, बोला था क्या क्या बोला था, दो चीजें बोला था ना मैं, ये कंजर्वेशन, हाँ सर, हाँ कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं रहता, नो कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, किसमें, प्री ऑपरेशन स्टेज में, प्री, हाँ प्री ऑपरेशन स्टेज में नो कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट, और क्या बोला था, रिवर्सिबल कॉन्सेप्ट, नो रिवर्सिबल कॉन्सेप्ट, रिवर्सिबल, नो रिवर्सिबल कॉन्सेप्ट, किसमें कौन से स्टेज में है, नो प्री रिवर्सिबल, ऑपरेशन, प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशन, प्री ऑपरेशन स्टेज में ये जो नए रहते ना, ये क्या आया थे पूरे यहाँ पर, ये चीजें अब डेवलप हो जाते हैं, यहाँ पर उस स्टेज में चीजें सारे डेवलप हो जाते हैं, ठीक है ना। और बच्चे की जो सोच होती है ना, बच्चे के थॉट्स आर लिमिटेड टू कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट्स ओनली, ठीक है ना, वो सिर्फ ठोस तजुर्बात के हद तक ही जिसकी जहन जहन उसके क्या होती है बोलते महदूद हो जाती है, ठीक है ना। और ई दशलो बोले तो यहाँ पर क्या है बोले तो इनके पास में वो डेवलप हुआ था कौन सा, हम कल बोले थे ना, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड बोल के बोला था, क्या बोला था हमें, नजर से दूर तो जहन से दूर, मैं देखा, मैं याद कर। हाँ तो वो जो चीज है ना, अब यहाँ पर क्या हो जाती, यहाँ पर क्या हो जाती है, चीज डेवलप हो जाती, क्या हो जाती, हाँ वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या होता, आउट ऑफ, मैं करा तो मैं समझ गया, हाँ आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो बात थी ना, ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो कॉन्सेप्ट ये क्या हो जाता है बोलते, डेवलप इन दिस, यहाँ पर क्या होता है, फरोख पाते, समझ जाता बच्चा, और साथ ही साथ ही इज एबल टू डिवाइड सम डिवाइड और डू सम डिविजन्स, है ना, कुछ तकसीम भी कर सकता बच्चा, मिसाल के तौर पे ये बिस्किट पड़ा है बेटा, 10 बिस्किट है, आप लोग 5 भाई हैं, आप लोग ये छोटे छोटे बच्चों को बांट दो तो सबको 2-2 बिस्किट दे सकता है, उतनी भी सलाहियत डिवीजन करने की एबिलिटी आती है बच्चे की, इसीलिए थर्ड क्लास फोर्थ क्लास में क्या बोलते हैं डिवीजन बोलते हैं, जरब जरब का रहता ना रहता, तकसीम 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 का जरब का रहता ना रहता, इसीलिए रहता, हाँ जमा जितने मैंने प्लस माइनस एडिशन कॉन्सेप्ट को समझने लगते रहता, इसलिए मैथ्स में क्या करते हैं कॉन्सेप्ट फोर्थ क्लास में फिफ्थ क्लास में कॉन्सेप्ट पाए जाते हैं, क्योंकि उसको डिवीजन करने में आते रहता है, इसलिए बच्चों को टेबल भी सिखाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसी साथ ही साथ खास तौर पे न्यूमेरिकल एबिलिटी आफ्टर 6 years, आफ्टर 6 years he develops न्यूमेरिकल एबिलिटीज, देखो 6 साल के बाद ही जिसको अदद से मुताल्लिक सलाहियतें बढ़ जाती है, यानी उन्हें हिस्सों को समझता, अदद को समझता, टेबल पहाड़ों को भी समझने की कोशिश करता, जमा तफरीक को भी समझने की कोशिश करता, ठीक है ना। और आफ्टर 9 years के बाद क्या आता है जी, कोई बोल सकते हैं, आफ्टर 9 years he able to understand the concept of टाइम, वक्त को समझने लगता। आप 7 साल के बच्चे को टाइम पूछा, बड़ा कांटा 8 पे है, छोटा कांटा 6 पे बोल के बोलते बच्चे, आप टाइम पूछे तो और करके देखे आप, हमें छोटा कांटा 5 पे बड़ा बोल के बोलते, कब तक बोलेंगे बच्चे, बोलते तकरीबन 8-9 साल तक की उम्र तक बोलेंगे, आप गौर करके देखो 9 साल के बाद बच्चे क्या है मालूम, टाइम बोलना शुरू कर देते, 3:30 हो रहे, हाँ 6:30 हो रहे, 6:30 हो रहा, जमील सर की क्लास स्टार्ट होने वाली है, मम्मी जल्दी आ जाओ बोल के बुलाती है, बुला रहे हैं एग्जाम्पल दे रहा मैं आपको, वैसे भी आप लोग वक्त में आ जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अच्छी स्किल भी आ रही, 100 के 100 बच्चे आ रहे हैं सुबह में, बोले तो वाकई सीरियस स्टूडेंट्स हैं मेरे, और इंशाल्लाह मेरे को यकीन है आप लोग अच्छे नंबर से कामयाब होंगे, मेरी दुआ है। फजर में समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग पढ़े होंगे, आप लोग मेरे लिए भी दुआ करेंगे और मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करूंगा, क्योंकि अल्लाह मेरी इस कोशिश को कामयाब करे और आप तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पहुंचे और अच्छा एग्जाम लिखे कामयाब हो, पूरी रियासत में हमारा नाम हो, मेरा और हमारे स्कूल का, टिमरी स्कूल का, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम, आमीन, आमीन आमीन आमीन, बहुत देर से बोले आमीन, ठीक है ना, कोई बात नहीं, यहाँ पर आमीन सुम आमीन सर, प्लस माइनस इनटू और एक कौन सा सिंबल है हमारे पास, डिवीजन, ठीक है ना, डिवीजन करने की एबिलिटी, मल्टीप्लेक्शन, तो कॉन्सेप्ट जितने भी होते हैं तो बच्चा यहाँ पर समझ जाता, ऑल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार डाल के लिखना, यहाँ पर चीज बोलने जा रहा हूँ, ये स्टेज में यहाँ पर बच्चा क्या करता है बोलते हैं, उसकी जो सोच होती, उसकी जो थिंकिंग होती ना, उसकी जो
इंडक्टिव जो रीजनिंग होती बच्चे की, इट लीड्स टू क्या होता है बोले तो डिडक्टिव रीजनिंग। अब परेशान है थोड़े लोग हैं क्या तो भी सब इंडक्टिव डिडक्टिव बोल के, हालांकि मैं इस्तखराजी से। यानी स्लोली इसका मतलब क्या है बोले तो इंडक्टिव रीजनिंग स्लोली डेवलप एज ए डिडक्टिव रीजनिंग बोले तो उसके कॉन्सेप्ट जो होते ना, कॉन्सेप्ट जो होते ये स्पेसिफिक से जनरल की तरफ बढ़ते रहते। समझ रहे हैं बात को? खास से आम की तरफ। छोटा रखो क्या करता मालूम, छोटा रखो बच्चा क्या करता, उन्होंने मर गए, इन्हों मर गए, दादा मर गए, परदादा मर गए, फला मर गए। तो धीरे धीरे उसको बात समझ में आती है कि जब हदीस सीखता हो ना, क्या है जी वो हदीस, पूरे लोगों को मौत का मजा चखना है, बल्कि हदीस है ना अपने पास, तो बोल सकते सुबह कुल्लू नफ्स जायक़तुल मौत। कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, बल्कि उनको मुसहफ सिखाते उसको, अरबी के मुसहफ 7 साल 8 साल का रखो, समझ जाता कॉन्सेप्ट को। हाँ सब मर रहे हैं, इसका मतलब क्या बोलते हो, हर कोई मरने वाला है। जनरल कर लेता कॉन्सेप्ट, स्पेसिफिक बोले तो दादा नाना परदादा, ठीक है ना। स्पेसिफिक बोले तो उन्हें जनरल की तरफ जाता है ना, उन्होंने बोल के सब लोग मरने वाले डिसाइड कर लेता हूँ। उसकी नॉलेज, उसकी लॉजिक थिंकिंग क्या होती बोल तो इंडक्टिव रीजनिंग से डिडक्टिव रीजनिंग की तरफ जाते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली इंडक्टिव रीजनिंग किसके ऊपर है, हम इस्तेखराई सोच बोलते हैं। हाँ नहीं इस्तेदलाली नहीं होती, इस्तेदलाली में तो वो अलग है, ये इस्तेखराई है। इस्तेखराई जो है ना डिडक्टिव राजी है। इस्तखराजी क्या है बोले तो उन्हें एक एक छोटे टुकड़ों को देख के बड़े तस्वुर को समझ जाता हूँ। क्या बोल के आज गर्मी हुई, सुबह में टेम्परेचर बहुत है, रात में बारिश हो रही, समझ जाता ना बात को, ठीक है ना। तो वो उसकी जो रीजनिंग कैपेसिटी होती है धीरे धीरे क्या होता है बोलते डिडक्टिव रीजनिंग की तरफ जाती है। डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या है बोले तो, डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या है बोले तो उन्हें क्या कर सकता है बोले तो he is able to, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं, he is able to formulate hypothesis। मतलब हाइपोथेसिस है ना वहां पर। एक्चुअली ये हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन किधर आता बोले तो एक्चुअली 4th स्टेज में आता। मगर डिडक्टिव रीजनिंग के लिए एक्चुअली क्या होना बोले तो हाइपोथेसिस होना पड़ता। हाइपोथेसिस रहा तो जब उन्हें क्या करता बोले तो सोच जनरल टू स्पेसिफिक। डिडक्टिव रीजनिंग के माने क्या है जी, जनरल टू स्पेसिफिक, यानी एक जो मफरूदा जो कायम हो गया था डिडक्टिव रीजनिंग बोले तो जनरल टू स्पेसिफिक। समझ रहे हैं बात को? या एक्चुअली डिडक्टिव रीजनिंग आना बोलते उसके बाद हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन की कैपेसिटी भी आना पड़ता, यानी मफरूजा भी कायम करना और उस मफरूजे को आप क्या करके दिखाना, साबित करके दिखाना, ठीक है ना। उसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन कहां पर होना बोलते डिडक्टिव रीजनिंग में होना, यानी धीरे धीरे उसकी जहनी जो सलाहियत होती वो किधर जाती बोल तो लोअर। आयशा ओके, थोड़ा संभालो आयशा, बच्चे को संभालो या नहीं तो फिर म्यूट कर। हाँ ये बहुत मुश्किल है, बच्चों को संभाल लेते पढ़ना और सास की खिदमत कर लेते, ससुर की खिदमत कर लेते। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस? Hypothesis a tentative answer. Hypothesis means an imaginative answer. Hypothesis means okay sir, I will tell you what is hypothesis. Hypothesis means tentative आंसर। बोल दो एक सोचे सो जवाब है आपके पास, क्या बोल गए, हाँ आज गर्मी बहुत हो रही तो शायद शाम में क्या हो सकता, पानी पड़ता, पानी बारिश होती। क्यों? उसका रिलेशन है, जब ज्यादा टेम्परेचर आ रहा था, जब बहुत ज्यादा पकता उड़ता तो जाहिर सी बात है बारिश होने के चांसेस रहते। गेस करते ना अरे अंदाजा लगा। आज जमील सर बहुत खुश दिख रहे हैं, शायद लंबी क्लास लेते होंगे। गेस करते आप लोग ऐसा गेस करते ना, वो टेंटेटिव आंसर्स होते हैं आपके। यानी तो और क्या बोल सकते हैं, गेस्टेड आंसर बोल सकते हैं, गेस्टेड आंसर्स टू गेस्टेड क्वेश्चंस। गेस करते आइदर इट इज राइट और रॉन्ग, बाद में मालूम होता आपको। समझ रहे हैं बात को? हाँ सर, गलत है बाद में मालूम ख्याल होता, करते ख्याल ही होता आपका। हाँ ऐसा हो सकता, वो गारंटी है, हो सकता नहीं है सर, लेकिन फिर भी ख्याल करते, नहीं भी हो सकता, नहीं भी हो सकता। तो
हाइपोथेसिस कभी भी क्या रहता बोलते, प्रोबेबिलिटी पे रहता। प्रोबेबिलिटी यानी क्या रहता बोलते, 50-50%। आप जब टॉस उछालते, सिक्का जब उछालते, हेड अप भी आ सकता है, टेल भी आ सकता, ठीक है ना। क्या आता बल्कि जो आप गेस करते ना, अब मैं ये सिक्का उछाल रहा हूँ, शेर की मुंडी आने वाली है, बल्कि आप हाइपोथेसिस करते। कई को हाइपोथेसिस करते बोले तो आप कम से कम 10 बार उछाले भी तो शेर की मुंडी चाहिए आपको। तो साबिक़ा तजुर्बात की बुनियाद पर क्या करते बोल तो एक मफरूजा कायम करते, क्या बोल के, ऐसा हुआ तो ऐसा होता, वैसा हुआ तो वैसा होता। अब क्या, तो इस तरह से ये कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज था। उसके बाद हम धीरे धीरे क्या करेंगे बोले तो फोर्थ क्या बोल सकते हैं आप, स्टेज है। या आप कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज समझे नहीं समझे, बोलिए, आपको किसी डाउट है यहाँ पर? समझ में आया सर? समझ में आना। अब और एक समझ में आया। नो डाउट सर। हाँ, मैं फिर सर भी इसमें हाँ सर एक एग्जांपल होना, जनरल टू स्पेसिफिक तो कैसा जाता हूँ? हाँ, मैं बोल रहा हूँ, देखो ये देखो एग्जाम्पल देखो, जनरल टू स्पेसिफिक का एग्जाम्पल दो। बहुत अच्छा सवाल करे आप जो भी करने वाले हैं हमारे साथ। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हो आपको, सपोज फोर्थ क्लास के स्टूडेंट्स असेंबली में ठहरे हुए हैं। कहाँ पर ठहरे हुए हैं? असेंबली में ठहरे हुए हैं। हाँ, अब हमारे नए प्रिंसिपल साहब कौन है फिलहाल अलगोल स्कूल के? के.एस. जमील साहब। जमील सर। जमील सर हमारे उस्ताद। नए प्रिंसिपल साहब है, ठीक है ना। तो अब साहब क्या कर रहे हैं बोले तो कुछ अनाउंसमेंट करते, क्या बल्कि कुछ भी अगर अनाउंसमेंट करे, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल कल फर्स्ट क्लास से लेके फोर्थ क्लास तक के बच्चे, हमारे पास फर्स्ट क्लास, एक्चुअली फर्स्ट क्लास नहीं थी हमारे पास, फिर भी मैं एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ। टिमरीज में फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास रहती है, नहीं रहती, फिफ्थ क्लास से रहता है। नहीं, एक्चुअली फिफ्थ से रहता एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूँ आपको। कल फर्स्ट क्लास से लेके फोर्थ क्लास तक के बच्चों को छुट्टी है, बल्कि अनाउंस कर दिए। क्या अनाउंस करे सर, बोलो? छुट्टी है बल्कि। हॉलीडे। हॉलीडे स्टेटमेंट बोलो आप मेरे को। कल कल फर्स्ट क्लास से लेके असेंबली में बोले सर। हाँ, फर्स्ट टू फोर्थ क्लास तक के बच्चों को, देखो मैं ये लिख ही देता हूँ आपको। देयर इज ए हॉलीडे फॉर फर्स्ट क्लास टू फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स बल्कि बोले, ये स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर थर्ड क्लास का बच्चा क्या करता बोलता, अज्यूम कर लेता, क्या बोल के, फॉर मी नो नीड टू कम टू स्कूल टुमारो। समझ रहे हैं आप बात को? एक्चुअली हाँ स्टेटमेंट सर। का एक मिनट, स्टेटमेंट क्या था? जनरल था, स्पेसिफिक था? स्टेटमेंट जनरल था। जनरल था। जनरल था सर। जनरल फॉर ऑल। अब यहाँ पर बच्चा क्या क्या डिसाइड कर रहा है? थर्ड क्लास का वन राजू, ये थर्ड क्लास स्टूडेंट राजू क्या डिसाइड कर ले रहा, या बोल ले रहा है क्या, बल्कि फॉर मी नो नीड टू कम टू स्कूल टुमारो, बल्कि इसका कोटेशन है। तो ये जो राजू जो है, जनरल है या स्पेसिफिक है? स्पेसिफिक है सर। देखो स्टेटमेंट था जनरल के लिए, पर उन्हें अपने पे लागू कर दिया। अरे फर्स्ट क्लास से लेकर फोर्थ क्लास तक के बच्चे, समझ गया बच्चा? जी सर। ओके सर, ओके, शुक्रिया सर, बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू सर, अच्छे एग्जाम्पल से समझा। स्पेसिफिकली ने समझ आ रहा अपने आप को। यानी आम जो ऐलान था साहब का, सबके लिए था। कम से कम 100 बच्चों के लिए, कम से कम 200 बच्चों के लिए ऐलान था वो, पर एक बच्चा अपने आप पे अमल कर ले रहा है। हाँ, मेरे को आने की जरूरत है, तो स्पेसिफिक समझ गए? ओके सर, शुक्रिया, समझ गया सर। ओके, शुक्रिया। ओके सर। ओके, और एक एग्जांपल दूं मैं आपको। या अब देखो ये स्टेज में, थर्ड स्टेज में क्या होता बोले तो, थर्ड स्टेज के बच्चे कैसे होते बोलते तो, ये कॉन्क्रीट, ये 7 साल से 11 साल के बच्चों पे आप गौर करके देखो, उनको कहते भी दूर ले आके छोड़ो आप। सुने, अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, कल सीटेट में आने वाला है, आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। एक बच्चे को 7 साल से 11 साल तकरीबन कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज का जो बच्चा है, उसको आप कोई जहराबाद है कहीं तो भी इसको ले आके, अगर उसको घर से दूर ले आके कहीं छोड़ो उसको, तो अरे वापिस घर को आ सकता नहीं? आ सकता, ठीक है ना, आ सकता घर को। मगर जब उसको आने के बाद, बेटा तुम कौन से कहां से रास्ते से आए, आपका घर का रास्ता क्या है, तो बोल सकता नहीं बोल सकता? नहीं बोल सकता, ठीक है ना। क्यों? नहीं बोल सकते, लेकिन आ जाते। उसकी सोच किस हद तक महदूद है? उसकी सोच कंक्रीट ठोस तक ही महदूद है। उन्हें ख्याल करके
सोच के नहीं बोल सकता मैं बस स्टैंड से आ रहा था, उसके बाद वो चिरम महल को गया, सिंतम महल में से जामा मस्जिद गंज होते हुए बड़ी गंज होते हुए पटरियां पार करके, ऐसा बोलने नहीं आता उसको। क्यों बोले तो देखे तो बोल सकता हूँ चीजों को, थोड़ा सा वो एक प्रॉब्लम रहता है। ये भी एक एग्जाम्पल आप याद रख लो। तो ये जितने भी चीजें रहते फिजिकली इसके सामने नहीं रहते, समझ रहे हैं बात को। तो इसलिए क्या होता बोलता है, मेमोरी पावर भी क्या होता था, स्लोली डेवलप होता रहता। ये सारे चीजें उसको एक्सप्लेन करना, आप एक्सप्लेन कर सकते। देखो सर मैं बस स्टैंड से निकला, बाद में खसा वो खुरेश मेला गया, वहां से उसका सिंतम मेला आया, उसके बाद गढ़ी को आया, वहां पर आशिर खाना था, मंदिर आया, बल्कि एक्सप्लेन कर सकता बच्चा, आप कर सकते। क्यों बोले तो आपके पास मेमोरी पावर ज्यादा रहती, फिजिकल चीजों को याद रख सकते आप। तो यहाँ पर क्या होता बोलते बच्चे की जो सोच होती है ना, थोड़े कॉम्प्लेक्स चीजों को याद नहीं रख सकता। ही इज अनेबल टू रिमेम्बर, क्या लिख दो तुम, अनेबल टू रिमेम्बर, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स। इसलिए क्या करते बोलता, ये 5th क्लास 6th क्लास तक अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री रखते जी लेसन रहते, टॉपिक्स रहते ये इसमें छोटे बच्चों को नहीं रहते। अनेबल क्या as their memory power is not high, ठीक है ना, compared to others। समझ रहे, ये बच्चों की क्या होती, मेमोरी पावर थोड़ी कम होती है। मगर हमारे पास टीचर क्या करते बोलते हो, ये 2nd क्लास के 3rd क्लास के बच्चों को याद नहीं करा बोल के इतना मारते फुल मारते। अब आप लोग भी होंगे इसमें, मेरी क्लास सुनने वाले मार रहा कहीं को नहीं मारना बोल तो। जीन पियाजे का मुद्दा 7 से 11 साल यानी 5th 6th क्लास तक के बच्चों में याद रखने की, याद करने की ताकत बहुत कम होती। कई को बोले तो उनका कौन से स्टेज से ताल्लुक है उनका, बोलो और एक बार आप मेरे को। कंक्रीट ऑपरेशन। जब तक वो लोग चीज को देखेंगे नहीं, जब तक वो लोग चीज को फिजिकली तबाही तौर पर इसको समझेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, जब तक वो लोग याद नहीं रख सकते। इसीलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले जा रहा हूँ, आप 10 स्टार लगा के लिखना है पॉइंट। इसीलिए 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 आपको कंसीडर में आ सकता कौन से स्टेज में टीएलएम ज्यादा यूज करना बोल गया। टीएलएम इज यूज्ड हाई इन दिस स्टेज स्टूडेंट्स। ये स्टेज के स्टूडेंट्स के लिए क्या इस्तेमाल करना है आपको, ज्यादा से ज्यादा टीएलएम इस्तेमाल करना है। क्योंकि कौन सा स्टेज है ये, कौन सा स्टेज है ये, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज। बच्चे आपके मुजर्रिद तस्वुरात को नहीं समझते, क्योंकि आप टीचर है, वो लोग स्टूडेंट है। स्टूडेंट ही चाहता, आप कितना भी ये करो उनकी सोच तक पहुंचना तो बहुत सफर होना पड़ता, आपको समझाना पड़ता, उनको 10 बार तो समझाना पड़ता। आपको होता तजुर्बा, कभी इतना सताते बच्चे नहीं समझते, अरे इतना इतने नहीं समझ रहा, मारने भी जाते पर कभी कभी क्या करेंगे। उसकी जो इंफरादी जो काबिलियत होती वो क्या होती बोलते, बाद बच्चों में ज्यादा होती, बाद बच्चों में कम होती। ठीक है ना। तो इस तरह से ये 3rd स्टेज था। और यहाँ पर याद रख लो, मेमोरी पर बहुत कम रहता बच्चों में, याद रखने की सलाहियत कम रहती, क्योंकि वो लोग फिजिकल कंक्रीट चीजों को ही याद रख सकते हैं, जो चीजों को आंखों के सामने से यानी ज्यादा बयान नहीं कर सकते। इसलिए और इसलिए तो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को एग्जाम में होता ज्यादातर फिगर्स लगा के इजी क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, ठीक है ना। तो 3rd स्टेज में कुछ डाउट्स है तो बोलिए आप, फिर एक बार नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पूरा एक ये थ्योरी, फिर एक बार एक 1 क्लास में कंप्लीट 40 मिनट्स में एक लंबी क्लास लेने वाला हूं मैं, क्योंकि जीन पियाजे के बहुत है और तस्वुरात नहीं समझते आप लोग। इसलिए मैं फिर एक बार आखिरी में पूरा होने का 4th क्लास क्या रखने वाला हूं बोले तो मैं नेक्स्ट कल या परसों कंप्लीट 4 स्टेजेस पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अब यहाँ पर 3rd स्टेज कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में कुछ डाउट है क्या, आपको क्वेश्चन है तो पूछिए। नो डाउट सर। सर हाँ बोलिए। डिडक्टिव का एक बार एग्जांपल दीजिए ना सर फिर से। 4th स्टेज, ठीक है ना। हाँ देखो डिडक्टिव रीजनिंग क्या है बोले तो, देखो डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है ना। डिडक्टिव रीजनिंग मतलब क्या समझना है, तो देखो इस तरह है डिडक्टिव रीजनिंग। ये है डिडक्टिव रीजनिंग। ऊपर का जो हिस्सा है ना, ऊपर का जो हिस्सा है ना, बड़ा जो हिस्सा है बड़ा, ठीक है ना, उसको जनरल में लाइन मार के, ये डब्बा होता है ना ऐसा, सेम ऐसा डब्बा उल्टा उल्टा ट्रायंगल करके तो लकीर मार के ऊपर जनरल करके लिख लो, जनरल कॉन्सेप्ट करके लिख लो, कामा 1 प्रिंसिपल करके लिख लो, कामा
वन लॉ बोल के लिख लो, एक लॉ, एक कोई उसूल है। क्या है उसूल? बताओ मेरे को उसूल क्या है? उसूल जैसा जैसा हम ऊपर जाते रहते, यानी जैसा जैसा हमारी हाइट इंक्रीज होते रहती तो टेम्परेचर कम होता बढ़ता? कम होता। कम होता